तो उन्होंने कहा कि हम पहले अपने पत्नी को पढ़ाते हैं। उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और पढ़ा करके उनके माध्यम से बालिकाओं का विद्यालय खोला। तो ये राष्ट्र की चिंता थी, ये जो वंचित समाज की चिंता थी कि शिक्षा ही वह प्रकाश है, वह ज्योति है जिससे मनुष्य के विकास के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और मनुष्य के पास शिक्षा ही नहीं होगी तो वह कोई भी प्रगति नहीं कर सकता, ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकता। आधुनिक भारत में पुनर्जागरण का उनको अग्रदूत कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो भारत में पुनर्जागरण के वो प्रस्तोता हैं, पुरोधा हैं, उसके दार्शनिक हैं, चिंतक हैं, आप इस ढंग से कह सकते हैं। हम लोग इस सभागार में उपस्थित हुए हैं माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती मनाने के लिए। वो कार्यक्रम तो कल के दिन होता है, लेकिन कल पूरे देश में तमाम जगह पर कार्यक्रम होता है। तो आप लोगों ने इसको आज ये इंदौर की धरती पर मनाने का ये किया। इसके लिए सबसे पहले जो आयोजक गण हैं उनकी पूरी समिति है और हमको आदरणीय हुकुम सिंह सैनी साहब ने आमंत्रित किया और मुझे लगा कि हमें चलना चाहिए और उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ लोग आज सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह में माली सैनी समाज की जितने महिला अध्यापिका हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं और सभी का सम्मान भी होना है। आप लोग जिस काम के लिए उपस्थित हुए हैं यहाँ और जिनके सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उस माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में सत सत नमन, अभिनंदन, वंदन। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की धरती पर जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जिस समय उन्होंने होश संभाला, अपने चारों तरफ का वातावरण देखा, तो वह वातावरण निश्चित रूप से बहुत ही निराशाजनक था। और आप सभी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति संवेदनशील है, किसी के हृदय में करुणा है, जो समाज के प्रति सरोकार रखता है, मानवता के प्रति सरोकार रखता है, अपने चारों तरफ के वातावरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तित्व है, तो निश्चित रूप से अगर समाज में निराशाजनक स्थिति है, अशिक्षा की स्थिति है, गरीबी की स्थिति है और एक अंधविश्वास और पाखंड में समाज जो फंसा हुआ है, अगर ऐसी स्थिति है तो उसकी दिल में करुणा उत्पन्न होगी। और ये दोनों लोग बुद्धि के बहुत धनी थे। आप जानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले, मैं समझता हूँ कि शायद अगर आधुनिक भारत में पुनर्जागरण का उनको अग्रदूत कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो भारत में पुनर्जागरण के वो प्रस्तोता हैं, पुरोधा हैं, उसके दार्शनिक हैं, चिंतक हैं, आप इस ढंग से कह सकते हैं। जब ज्योतिबा फुले ने देखा कि अपने चारों तरफ किस प्रकार से अशिक्षा का वातावरण है, इस देश में पता नहीं कौन परिस्थिति रही, उन परिस्थितियों के बारे में फिर से चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति रही कि इस देश में बहुसंख्यक समाज लगभग 85%, 90% जनता को पढ़ने के अधिकार से ही वंचित कर दिया गया। 90% इसलिए कि सभी समाज की महिलाओं को भी पढ़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था
वो चाहे किसी वर्ण जात समाज की रही हो। तो इस प्रकार से ढेर सारी संख्या हो जाती थी। और आप सभी जानते हैं कि किसी देश का निर्माण, देश के निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण इकाई है वो मानव है। आप इस देश में, हमारे भारत देश में, इसकी सीमाओं में हिमालय भी हो, गंगा भी हो, कावेरी भी हो, गाय भी हो, सारी चीज़ें हों, लेकिन अगर हम ही न हो तो क्या राष्ट्र का निर्माण होगा? नहीं होगा। लेकिन कोई न हो, लेकिन मानव हो तो राष्ट्र बनेगा। राष्ट्र की जो प्राथमिक इकाई है, जो मूलभूत इकाई है, जो मौलिक इकाई है, वो मानव है। तो जिस देश में 90% लोग अशिक्षित हों, क्या वह राष्ट्र समृद्ध होगा? नहीं समृद्ध होगा। इसका गहनता से ज्योतिबा फूले ने चिंतन किया और उस चिंतन के बाद पाया कि ये जो 90% हमारा अशिक्षित समाज है, इससे कैसे हम एक गौरवशाली समाज का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ही वह प्रकाश है, वह ज्योति है जिससे मनुष्य के विकास के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और मनुष्य के पास शिक्षा ही नहीं होगी तो वह कोई भी प्रगति नहीं कर सकता, ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए उन्होंने सिर्फ समीक्षा नहीं की, टिप्पणी नहीं की, रोना नहीं रोया, बल्कि उस अशिक्षा को दूर करने के लिए उन्होंने कार्रवाई की। और कार्रवाई ये की कि खुद स्कूल खोला उन्होंने। और ऐसे समाज के लिए जिसको सदियों से शिक्षा देना प्रतिबंधित था, उसको जब शिक्षा देने की शुरुआत किया तो उनको समाज में ही नहीं, अपने घर में विरोध झेलना पड़ा। और आप सभी जानते हो कि उनके पिताश्री ने खुद उनको घर से निकाल दिया कि भाई आप जो काम कर रहे हैं वो धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि उस समय यही धर्म समझाया गया हम लोगों को कि 90% जनता को न पढ़ना ही धर्म है, और अगर ये शिक्षा ग्रहण करेंगे तो ये धर्म के विरुद्ध है। तो उनके पिताजी के अंदर भी वही पुरातन बातें थी, उनको घर से निकाल दिया। लेकिन वो ऐसे व्यक्तित्व थे, अदम्य व्यक्तित्व थे, अदम्य साहस था, न झुकने वाले व्यक्तित्व थे। उन्होंने जो ठान लिया उसको पूरा करने के लिए उन्होंने घर भी छोड़ दिया। और आपको शायद पता होगा कि उन्होंने जितनी सारी अपनी संपत्ति थी वो संपत्ति बेच करके विद्यालय खोलने का काम किया। उन्हीं के साथ साथ उनकी जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिक्षा कैसे आगे बढ़े। उनको उस समय शिक्षक नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जिस समाज के लोगों को पढ़ाना था उस समाज के लोगों में तो शिक्षा ही थी नहीं, तो महिलाएं कहाँ शिक्षित मिलती। तो उन्होंने कहा कि हम पहले अपने पत्नी को पढ़ाते हैं। उन्होंने माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और पढ़ा करके उनके माध्यम से बालिकाओं का विद्यालय खोला। तो ये राष्ट्र की चिंता थी, ये जो वंचित समाज की चिंता थी, ये जो एक बहुसंख्यक समाज हमारे देश का शिक्षित था उसकी चिंता थी कि ये फूले दंपति ने उस शिक्षा के लिए काम करने का जितना काम कर सकते थे पूरी अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी, अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया। आज हम लोगों के बीच तमाम सक्षम लोग हैं, उनसे ये आदर्श ग्रहण करना चाहिए कि आज भी हम अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए घर में लड़कियों की शिक्षा पर, लड़कों की शिक्षा पर अधिकतम व्यय करें। ये बहुत बड़ा पूंजी निवेश है। इन्हीं बच्चों के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होगा। और जो सक्षम लोग हैं, विशेष रूप से हम जिस समाज के आते हैं, माली कुशवाहा साक्य सैनी, हम पूरे देश में देख रहे हैं कि शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जब शिक्षा की स्थिति नहीं है तो हम लोगों के बीच से भी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जैसे तमाम व्यक्तित्व की ज़रूरत है, तमाम ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है, तमाम ऐसे धनी मानी सेठ साहूकार लोगों की ज़रूरत है जो सक्षम हैं। वो शिक्षा के कोई न कोई एक संस्थान जरूर खोलें। अगर प्राइमरी लायक सक्षम है तो प्राइमरी खोलें, जूनियर लायक सक्षम हो तो जूनियर खोलें, इंटर खोलें, डिग्री कॉलेज खोलें, मेडिकल कॉलेज खोलें, यूनिवर्सिटी खोलें। और कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो अपने बच्चों को
तन मन धन से पढ़ाने का काम करें। और जब तक ये पूरा देश कायदे से शिक्षित नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आज अब वह युग नहीं है, आज ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी का युग है। आप देखिए कि विश्व में आज वही देश सबसे आगे हैं जहां शिक्षा और टेक्नोलॉजी के रूप में वहां के नागरिक आगे हैं। वो देश आगे हैं जहां विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय हैं। आज पूरे दुनिया के बच्चे क्यों पढ़ने जा रहे हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोपियन कंट्री में, कनाडा में? क्योंकि उन्होंने अपने शिक्षा का स्तर बहुत बेहतरीन बना रखा है। कभी हमारे बीच भी नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जैसे विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय थे जहां दुनिया के पूरे क्षेत्रों के बच्चे आकर पढ़ते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हम भारत के बच्चे विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। जितने इस देश के ब्यूरोक्रेट हैं, नेता हैं, पूंजीपति हैं, सबके बच्चे पढ़ने विदेश में जा रहे हैं। तो हमको आज ज्योतिबा फूले से, सावित्रीबाई फूले के व्यक्तित्व से, ये सैनी समाज को, कुशवाहा समाज को ये प्रेरणा ग्रहण करने की ज़रूरत है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ें। और जब आप व्यक्तिगत अपना प्रयास करें, सामूहिक प्रयास करें, क्योंकि यह युग व्यक्तिगत प्रयास का भी नहीं है, यह सामूहिक प्रयास का है। ज्योतिबा फूले अपने तो बहुत पढ़े लिखे थे, शायद आप लोग जानते होंगे कि इतने बड़े विद्वान थे कि मैं ये कहने में संकोच नहीं करूँगा कि इतिहास की जो उन्होंने व्याख्या कर दी, आज दिल्ली और JNU यूनिवर्सिटी में वही इतिहास, भारतीय इतिहास की वही व्याख्या पढ़ाई जा रही है। इस देश में अधिकार संपन्न और अधिकार विपन्न लोगों में जो सदियों से लड़ाई छिड़ी, जो समतावादी संस्कृति और विषमतावादी संस्कृति में जो लड़ाई छिड़ी, वो लड़ाई आज तक चली आ रही है। और हमारे पुरखे समता के साथ हरदम खड़े हुए, चाहे भगवान बुद्ध हों, चाहे अशोक हों, चाहे ज्योतिबा फूले हों, चाहे सावित्रीबाई फूले हों, चाहे बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हों, कुशवाहा समाज के लोग हरदम समता के साथ, न्याय के साथ, शिक्षा के साथ, विकास के साथ और कुल मिलाकर के एक स्वस्थ और सुंदर राष्ट्र बनाने के चिंतन में अपना पूरा जीवन खपा दिया। तो मैं आप लोगों से भी ये आह्वान करूँगा कि पूरे देश में कोई इंदौर का समाज अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं। और पूरे उत्तर भारत में हम लोगों की संख्या भी सबसे अधिक है। आप झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, सब जगह बहुसंख्यक आपका समाज है। एक गौरवशाली इतिहास है, बहुत गौरवशाली इतिहास है। अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त भी इसी समाज के हुए। इस देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से एक खूबसूरत राष्ट्र बनाने का काम इसी समाज के अशोक ने किया। और आधुनिक भारत में पुनर्जागरण का काम फूले दंपत्ति ने किया, जिसमें से माता सावित्रीबाई फूले का आज हम लोग जन्मदिन मनाने उपस्थित हुए हैं। इस समाज की, इस राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में, शिक्षा में, समता में, न्याय के निर्माण में हम लोगों की बड़ी भागीदारी है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो नौजवान साथी हैं अपना इतिहास भी पढ़ें, समझें और राष्ट्र के निर्माण में अपना जहाँ भी हो योगदान दें। आने वाला वक्त देश का लोकतांत्रिक समाज बनना, लोकतांत्रिक संविधान है देश में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक नीति और नैतिकता हरदम शिक्षा से, न्याय से, समता से और समाजवाद से चलता है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी इन हमारे महापुरुषों से प्रेरणा ग्रहण करेगी और जिस क्षेत्र में होगी अपना नाम रोशन करेगी। और मैं अपने नौजवान साथियों से ये कहना चाहूँगा कि यह युग व्यक्तिगत पराक्रम का नहीं है, यह अपने को चमकाने का युग नहीं है। अपने को चमकाइए। आपकी उन्नति का कोई वर्टिकल जिसे कहते हैं कि कहाँ तक आकाश तक जाएंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अपने विकास को थोड़ा समाज को भी बांटिए, अपने ज्ञान को थोड़ा समाज को भी बांटिए, अपने समय को थोड़ा समाज को भी दीजिए। सामूहिकता विकसित करिए। सामूहिकता में मुक्ति है, सामूहिकता में ही विकास है, सामूहिकता में ही प्रगति है और सामूहिकता में ही माली कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज का इतिहास में नाम रहा है और आगे भी नाम होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।
और आयोजकों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया और इंदौर की धरती पर आकर के आपके बीच चंद शब्द कहने का मुझे अवसर मिला। जय हिंद, जय भारत, जय फूले।